गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल आपने टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल इन ए मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था। आज हम उसका न्यूमेरिकल लेते हैं। एक एनसीईआरटी न्यूमेरिकल है। ए रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर मीन्स लेंथ एंड ब्रेथ दी हुई है। आपने कह दिया सॉल्यूशन करते हैं तो लेंथ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर मीन्स 0.08 मीटर लिख दूं सीधा, एंड ब्रेथ इज इक्वल टू कितना लिख देते हैं 0.06 मीटर। हो गया। हैविंग 2000 टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स कितने बता रहा है भाई 2000, एंड कैरिंग ए करंट ऑफ 200 मिली एम्पियर। करंट कितना पास हो रहा है उसमें 200 मिली एम्पियर मतलब 10⁻³ एम्पियर। इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बी गिवन है 0.2 टेस्ला। जो था हमने सब कुछ लिख दिया। डायरेक्टेड अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और दूसरा आप इसके बारे में लिखो तो इसके साथ आई लगा सकते हो क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, या फिर आप याद भी रख सकते हो। आगे कहता है व्हाट इज द मैक्सिमम टॉर्क द कॉइल कैन एक्सपीरियंस, इन विच ओरिएंटेशन डज इट एक्सपीरियंस द मैक्सिमम टॉर्क। 2 पॉइंट पूछे यहीं पर। सबसे पहले तो क्या पूछा गया है, व्हाट इज द मैक्सिमम टॉर्क मीन्स आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए मैक्सिमम टॉर्क के लिए। टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या पढ़ा था भाई NBA sin 90 पढ़ा था कि नहीं। जब कॉइल रोटेट करेगी तो घूमकर जब परपेंडिकुलर जाएगी उस समय मैक्सिमम टॉर्क होगा। हमने स्पेशल केस पढ़ा है कि कल इस पेज पर नहीं है, पिछले पेज पर आप देखेंगे तो वहां पर स्पेशल केस में हमने बता रखा है कि थीटा 90 होना चाहिए। अब हमने क्या कहा, एन हमारे पास है 2000, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है 0.2, करंट हमारे पास है तो ये 10⁻³ है। ऐसे भी रहने देते या 0.2 भी लिख सकते हैं, 0.2 क्योंकि अपोन में 30 करेंगे तो 2/10 होगा ना, तो 0.2 लिख दिया हमने इसको करंट को। एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ मीन्स 0.08 मल्टीप्लाई बाई 0.06 और sin 90 होता है 1। यहाँ से आप आंसर निकाल दीजिए। आपके पास जो टॉर्क आएगा वो टॉर्क मैक्सिमम आएगा, टाउ मैक्सिमम। आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या जाना चाहिए भाई 2 2 जा 4 2 जा 8 8 8 जा 64 64 6 जा 64 6 जा 384 384। अब डेसिमल देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 डेसिमल है भाई, और यहाँ पर कितनी जीरो है 3, तो हम 0.3 यहाँ लगा देते हैं। क्या आ जाएगा हमारे पास न्यूटन मीटर। ये आपके पास मैक्सिमम टॉर्क आ गया। ठीक है। अब मैक्सिमम टॉर्क आ गया, ये पूछा था, फिर ये क्या कहता है इन विच ओरिएंटेशन डज इट एक्सपीरियंस द मैक्सिमम टॉर्क। किस ओरिएंटेशन के अंदर ये मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो आप लिखेंगे, आप ये लिखेंगे व्हेन M इज परपेंडिकुलर टू B, व्हेन M मैग्नेटिक मोमेंट इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि देखिए बेटा जो टाउ मैक्सिमम है ना, आपने पढ़ा होगा MB sin थीटा पढ़ा था हमने, बोलो पढ़ा था कि नहीं। और M को क्या पढ़ा था हमने NIA मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है। M इज परपेंडिकुलर टू B, देन टाउ इज इक्वल टू मैक्सिमम। इस ओरिएंटेशन में मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होगा। आगे कहता है फॉर विच ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल इज द टॉर्क 0। किस ओरिएंटेशन में टॉर्क क्या होगा बेटा 0। 0 कब होगा बेटा जब थीटा की वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए या फिर 180 डिग्री हो जाए। हम क्या कहेंगे सेकंड पॉइंट के अंदर, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और क्या लिखा था 180। ये तो स्पेशल केस में दूसरा ही पॉइंट था जो लिख रखा था। देन टॉर्क क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा उस केस में, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है साइन 0 डिग्री भी 0 होता है और साइन 180 डिग्री भी क्या होता है 0 होता है।
मेरी बात समझ गए कि नहीं? अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अगले पॉइंट में क्या कहता है भाई, व्हेन इज दिस इक्विलिब्रियम स्टेबल और अनस्टेबल। देखिए ध्यान से, इसके अंदर स्टेबल और अनस्टेबल की बात कब आती है? आपको पता है हम स्टेबल कब बताते हैं? हम स्टेबल तब बताते हैं जब किसी भी कॉइल के ऊपर मैक्सिमम टॉर्क लग रहा हो और वो कॉइल अगर हम उसको डिस्प्लेस करा दें, क्या करा दें भाई? डिस्प्लेस करा दें। डिस्प्लेस कराने के बाद अगर वो वहीं उसी पोजीशन पर आ जाए तो वो स्टेबल है, और अगर वो कंप्लीट रोटेट हो जाए और कहीं और पोजीशन पर पहुंच जाए तो वो क्या है? अनस्टेबल है। तो मैं आपको बता देता हूं किस इस केस के अंदर व्हेन कॉइल इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। जो कॉइल है ना वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या है बेटा? पैरेलल है। मींस व्हेन M इज पैरेलल टू, या सॉरी कॉइल इज पैरेलल नहीं बेटा, कॉइल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड व्हेन M इज पैरेलल टू B। अगर M जो है वो B के पैरेलल हो जाए, अगर M B के पैरेलल हो गया मींस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 मान लीजिए। एक बात समझ नहीं आपने, हमने कहा कि हॉरिजॉन्टल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है और ये आपकी कॉइल है, ठीक है, PQRS इस केस में। अब आप देखोगे M उधर है, मैग्नेटिक फील्ड उधर है, मतलब दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? पैरेलल। करंट उधर जा रहा था, जब करंट उधर जा रहा था तो हमने क्या कहा भाई, इस फेस पर फोर्स कहाँ लग रहा है? इस फेस पर फोर्स की वैल्यू देखेंगे तो हमने क्या कहा भाई, ध्यान से देखो, यहां से करंट उधर गया, चला गया, हमने क्या कहा भाई, यहां से करंट उधर गया तो हम क्या कहेंगे, I क्रॉस B लगाएंगे तो फोर्स इस पर कहाँ लग रहा था? नीचे। इस पर कहाँ लग रहा था? ऊपर। आपने इसकी पोजीशन से यूं इस पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो ये क्या हुआ, हमने ये कह दिया व्हेन M इज पैरेलल टू B देन it is in stable equilibrium, and when M is anti-parallel with B, then it is in unstable equilibrium। और अगर फिर भी आपको समझ ना आए, अगर ये एंटी पैरेलल हो गया, मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड हो गया और मैग्नेटिक मोमेंट इधर हो गया, तो इस केस में हम क्या करेंगे, ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो जाएगा। और दूसरा मैं आपको यही बता रहा हूं कि अगर फिर भी आपको समझ ना आए तो आप अपना टॉर्क पढ़ना, टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। आप ध्यान से देखना, वहां पर हमने एनर्जी निकाल कर दिखा रखी है और वहां पर स्टेबल और अनस्टेबल भी समझा रखा है। अगर उस डाइपोल पर फोर्स लग रहा है, मान लीजिए एक फोर्स इधर लगा, एक फोर्स इधर लगा, यहाँ पर वो स्टेबल में आ गया, यहाँ स्टेबल में आ गया, अब ये फोर्स इधर लग रहा है, ये फोर्स इधर लग रहा है, आपने इसको थोड़ा डिस्प्लेस किया और छोड़ा, वापस यहीं आ जाएगा, मतलब स्टेबल है। और अगर आपने एंटी पैरेलल रखा तो जैसे डिस्प्लेस किया, एक इधर लग रहा है और एक इधर लग रहा है, ये पूरा रोटेट हो जाएगा, जिसको बोला जाएगा अनस्टेबल। सेम इसके साथ है, क्या किया हमने, ये देखा कि इस पर एक फोर्स ऊपर लग रहा है और एक फोर्स नीचे लग रहा है। जैसे ही आप यूं करोगे रोटेट, जैसे ही आप रोटेट करोगे तो ये वापस यहीं आ जाएगी, तो मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम है। क्योंकि आपको पता है यहाँ पर करंट की डायरेक्शन उधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है। जब ये दो एक्सिस हो गए तो आप ये वाला रूल तो लगाते ही हो ना। तो यहाँ पर हम क्या देख लेंगे भाई, करंट की डायरेक्शन और इसके अकॉर्डिंग फोर्स की डायरेक्शन देखेंगे, एक में डाउनवर्ड मिलेगी तो एक में अपवर्ड मिलेगी। हम क्या देखेंगे भाई, जब हम एरिया की बात कर रहे हैं, PQRS ले रहे हैं, उस केस में अगर ये पैरेलल हो गया तो हम क्या कहेंगे, थीटा 0 होगा। और उस केस में स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, जब उसकी एनर्जी क्या आ जाएगी, मिनिमम आ जाएगी। और थीटा जब 0 होता है उस केस में मिनिमम आती है, थीटा 180 पर पोटेंशियल एनर्जी
मैक्सिमम आती है, तो वहाँ पर अनस्टेबल रहेगा और एंटी पैरेलल पर अनस्टेबल रहेगा और पैरेलल पर स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो ध्यान रखनी है। एक और न्यूमेरिकल मैंने लिखा है, ये भी एनसीईआरटी न्यूमेरिकल है। ये कहता है कि ए 100 टर्न्स क्लोजली वाउंड सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर कैरीज ए करंट ऑफ 3.2 एम्पियर। आप ध्यान से देखिए, जो गिवन है सबसे पहले हम वही लिख देते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या कहा भाई, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने दिए हुए हैं भाई 100। मेरी बात समझ गए? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने दिए हुए हैं 100 ऑफ क्लोजली वाउंड सर्कुलर कॉइल। एक सर्कुलर कॉइल है जो, ठीक है, इस तरह की कोई कॉइल है, ऐसे, क्लियर है? इस तरह की कोई वायर है। अब ये कहता है कि ऑफ रेडियस, इस कॉइल की जो रेडियस है ना, आर लिख देता हूं, 10 सेंटीमीटर है तो 0.1 मीटर लिख दूं सीधा, भाई मीटर बना दिया। कैरीज ए करंट, आई लिख देते हैं। कितना करंट पास हो रहा है भाई इसमें 3.2 एम्पियर, ये भी लिख देते हैं। आगे कहता है व्हाट इज द फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। अगर ये कॉइल है और इसमें 100 टर्न्स हैं, देन मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, आपको मालूम होना चाहिए, n म्यू नॉट आई अपॉन 2r। क्यों? क्योंकि आप ये सेंटर पर पूछ रहा है, एक ही जगह पर क्लोजली बाउंड है, तो मतलब एक ही जगह पर को बनाया हुआ है, सोलेनोइड टाइप में नहीं है। दिस इज नॉट इन द टाइप ऑफ सोलेनोइड। ये इस तरह से यूं बता रहा है, एक के ऊपर ही दूसरा इस तरह के टर्न्स है और इसके सेंटर पर पूछा हुआ है। तो हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ कॉइल, ठीक है। कॉइल के सेंटर पर क्या होता है बेटा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अब हमने क्या कहा कि यहाँ पर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, n म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये फॉर्मूला तो हमने जब मैग्नेटिक फील्ड निकालना शुरू किया था वहीं पढ़ लिया था। अब हम क्या करेंगे बेटा, b की वैल्यू निकालेंगे, तो n क्या हमारे पास 100, म्यू नॉट की वैल्यू क्या है 4 पाई मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁷, आई कितना है 3.2 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई रेडियस कितनी है भाई 0.1। जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाना चाहिए। ये कहता है कि यहाँ पर हमारा जो भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो किस में आ जाएगा, टेस्ला में आ जाएगा। पॉइंट क्लियर है? आप कैलकुलेट कर लेना भाई। देखिए वैसे कर भी सकते हैं, 2 से ये क्या हो जाएगा 2 पाई, पाई कितना होता है भाई 3.14, 3.14 मल्टीप्लाई बाई 3.2, 3.2, 332, 33, 9 अप्रोक्सीमेट 10 समथिंग आएगा। 10 आ गया, ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो गया, 10⁻³ तो ये कितना आ जाना चाहिए समथिंग 10⁻³ के टर्म में आ जाएगा, 2 × 10⁻³ ठीक है भाई। चलो देखिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए हम इसको थोड़ा और आगे कर लेते हैं, n म्यू नॉट आई सही है, लगभग इतना आएगा। चलो मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया। आगे क्या कहता है, व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस अरेंजमेंट। बेटा मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या बताया था, ये फर्स्ट था। सेकंड, मैग्नेटिक मोमेंट को किससे लिखते हैं बेटा, NIA। बोलो लिखते हैं कि नहीं, हमने पहले भी पढ़ाया था, पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था। n आपके पास है, n कितना है भाई 100 मल्टीप्लाई बाई आई कितना है 3.2 मल्टीप्लाई बाई एरिया पाई मल्टीप्लाई बाई r²। r² कितना हो गया भाई 0.1 का होल स्क्वायर। चलो अब इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई तो 10 हो गई थी पिछली बार, पाई मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू 3.14 और 3.2 लगभग अप्रोक्सीमेट 10 ली थी। पाई मल्टीप्लाई बाई 3.2 इज नियरली इक्वल टू क्या आती है भाई 10 आती है। तो ये तो 10 हो गया, तो ये तो 1000 हो गया, और ये पॉइंट इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10⁻⁻² हो जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 10 एम्पियर मीटर स्क्वायर। यूनिट देखिए, करंट की यूनिट क्या है एम्पियर, एरिया की यूनिट क्या है मीटर स्क्वायर, n नंबर ऑफ टर्न्स है तो इसकी कोई यूनिट होती नहीं। तो मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट भी याद रखनी है, एम्पियर मीटर स्क्वायर हो गई।
उसके बाद डायरेक्शन कैसे बताओगे? डायरेक्शन हमने बताया था मैग्नेटिक मोमेंट की वही डायरेक्शन होती है जो किसकी होती है भाई? एरिया की होती है। किसकी होती है भाई? एरिया की। उसके बाद थर्ड पॉइंट आगे क्या कहता है भाई? आगे ये कहता है द कॉइल इज प्लेस्ड इन ए वर्टिकल प्लेन। इस कॉइल को वर्टिकल प्लेन में रख दिया गया एंड इज फ्री टू रोटेट अबाउट ए हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और उसको फ्री छोड़ दिया गया हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर रोटेट कराने के लिए, मतलब ऐसे रख दिया गया, अब वो यूं रोटेट करेगी। मेरी बात समझ गए? आगे क्या कहता है? विच कोइंसाइड विद इट्स डायामीटर, जो उसके डायामीटर, अच्छा सर्कुलर कॉइल है ना, तो यूं रख दिया गया, आपने समझना है। ये इसका एक्सिस है, यूं ऐसे रोटेट कर रही है, आप समझ जाएंगे शायद। ये कॉइल जो है ये ऐसे रोटेट कर रही है, ये हमने क्या बता दिया? एक्सिस बता दिया भाई। क्लियर है? कोइंसाइड विद इट्स डायमीटर ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 टेस्ला। ये कहता है कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है B इज इक्वल टू 2 टेस्ला गिवन है। ठीक है भाई, 2 टेस्ला in the horizontal direction exist such that initially the axis of the coil is in the direction of the field. Okay, ये कहता है कि इनिशियली जो कॉइल रखी थी ना, उस डायरेक्शन में जो उसका फील्ड था उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। द कॉइल रोटेट्स थ्रू एन एंगल ऑफ 90 डिग्री अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। थीटा क्या दिया हुआ है भैया? 90 डिग्री, मतलब वो परपेंडिकुलर रोटेट कर रही है। क्लियर है? अब ध्यान से समझना है कि ये क्या पूछ रहा है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कहाँ होगी? 90 डिग्री अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेट द कॉइल रोटेट्स थ्रू एन। व्हाट आर द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क ऑन द कॉइल इन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन मीन्स इनिशियल क्या थी भाई? टाउ इज इक्वल टू, हम क्या पढ़ते हैं भाई? MB साइन थीटा। बोलो पढ़ते हैं कि नहीं? अब जब वो रोटेट कर रही है तो सबसे पहले हमें थीटा निकालना है। हम इनिशियल पोजीशन की बात करेंगे। अगर इनिशियल पोजीशन की बात करते हैं तो दोबारा से मैं आपको एक बार पढ़ के बताता हूँ। ये क्या कहता है कि रोटेट अबाउट ए हॉरिजॉन्टल एक्सिस विच कोइंसाइड विद इट्स डायामीटर, जो उसके डायामीटर को कोइंसाइड कर रही है। द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 टेस्ला इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एग्जिस्ट सच दैट इनिशियली, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये हॉरिजॉन्टल है, एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट इनिशियली द एक्सिस ऑफ द कॉइल इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। ये कहता है कि जो उसकी एक्सिस है ना वो उसकी फील्ड की डायरेक्शन में हो। अगर इनिशियली वो ऐसे एक्ट कर रहा है तो हम क्या कहेंगे? इनिशियली थीटा इज इक्वल टू क्या है? 0 डिग्री। क्योंकि मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि आपने ये कॉइल है ना ये ऐसे वर्टिकल रख दी, आपने कहा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह से है, ठीक है, तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो भी कहाँ है? इसी डायरेक्शन में, तो थीटा क्या हो गया? 0। थीटा 0 हो गया एट इनिशियल पोजीशन। क्वेश्चन समझना है तभी ज्यादा मजा आएगा। इनिशियल पोजीशन पर थीटा 0 है तो टाउ इज इक्वल टू क्या आ गया भाई? इस केस में तो मेरे हिसाब से 0 आ गया, क्योंकि हम क्या कहेंगे? साइन 0 क्या होता है भाई? 0 ही होता है। अब उसके बाद क्या कहता है? एट फाइनल पोजीशन। आगे ये क्या कहता है? The coil rotates through at an angle of 90 डिग्री under the influence of magnetic field। अब वो इन्फ्लुएंस होकर जो रोटेट करती है तो वो कितने डिग्री पर रोटेट कर जाती है? 90 डिग्री। फाइनल पोजीशन है तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए हमारे पास? MB साइन 90। बोलो जाना चाहिए कि नहीं? अब MB साइन 90, M आपके पास अभी अभी आपने निकाला था, क्या था भाई? 10। मैग्नेटिक फील्ड कितने में रखी है? 2 टेस्ला। तो कितना आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से? 20 न्यूटन मीटर आ जाना चाहिए आपका आंसर। उसके बाद आगे क्या कहता है? आगे कहता है व्हाट इज द एंगुलर स्पीड एक्वायर्ड बाय द कॉइल व्हेन इट हैज रोटेटेड बाय 90 डिग्री, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कॉइल इज टेकन एज। बेटा ये 4th पॉइंट है इसका। यहाँ पर ये कहता है कि इनर्शिया कितना लेना है? 0.1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और आपने निकालना क्या है? व्हाट इज द एंगुलर स्पीड
ओमेगा फाइंड आउट करना है। अब मैं देखिए, वैसे तो आप उसका सॉल्यूशन करके दिखाओगे, पर एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द लूप हमने निकाल के दिखा रखा है। ओमेगा इज इक्वल टू 2mb/i और इसका अंडर रूट। देखिए, आप इसका ये पूरा प्रोसेस भी दिखा सकते हो, या फिर ये नहीं दिखाना चाहते तो आप सीधा ओमेगा लिखिए। वी नो ओमेगा इज इक्वल टू 2mb/i, 2 मल्टीप्लाई बाई m कितना है भाई, m आपने 10 निकाला था, मल्टीप्लाई बाई मैग्नेटिक फील्ड कितना था 2 अपॉन i कितना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.1। क्लियर है? तो हमारा कितना आ गया भाई, ओमेगा 20 आ गया, क्योंकि 0.1 हटाएंगे तो ऊपर 10 आएगा, तो कितना आ जाएगा 20। और एंगुलर स्पीड की यूनिट क्या होती है भैया, आपको मालूम होना चाहिए, रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, रेडियन पर सेकेंड, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आप सॉल्यूशन करोगे। मैं आपसे फिर बता रहा हूँ कि ओमेगा 2mb/i डायरेक्ट भी लगा सकते हो, क्योंकि हमने आपसे सिखा दिया। और अगर आपसे कई बार एक्सप्रेशन भी पूछ लिया जाए या कोई दूसरा न्यूमेरिकल पूछ लिया जाए और आपको याद ना रहे, तो टाउ इज इक्वल टू i अल्फा, और इसको आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ ही तो था भाई, ये न्यूटन ने बताया था। न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग टाउ इज इक्वल टू i अल्फा, दैट इज i ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। और आप उसको फिर टाउ जो mb साइन थीटा है उसके साथ कंपेयर करोगे, या हर इसमें तो mb साइन थीटा आ गया, कई बार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में ये टॉर्क बदल जाता है, तो उस केस में फिर आपका ओमेगा भी बदल जाएगा। यहाँ पर टॉर्क की वैल्यू कंपेयर की जाएगी और आंसर निकाला जाएगा। ठीक है भाई, तो ये मैंने आपको 2 न्यूमेरिकल कराए। अब उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो आता है भाई मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अगर आपको करंट कैरिंग कॉइल अच्छे से आता है तो आप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बहुत अच्छे से समझ जाओगे। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीबीएसई बोर्ड के पर्पज से। क्योंकि मैं आपको बता देता हूं कि 2 टॉपिक हम सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और साइक्लोट्रॉन। पहले हमने साइक्लोट्रॉन पढ़ाया था 2-4 दिन पहले, अब मैं आपको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। भाई गैल्वेनोमीटर होता क्या है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। हम क्या कहेंगे भाई, इट इज ए डिवाइस which is used to detect small current in a circuit। ये एक ऐसा डिवाइस है जिसको हम सर्किट में लगाते हैं और वो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को भी डिटेक्ट कर देता है। समझ आ गया भाई? अब मैं आपको बता देता हूं इसके बारे में बताया किसने था। इसके बारे में एक फिजिस्ट था, आर्सनोवल गैल्वेनोमीटर, डी आर्सनोवल गैल्वेनोमीटर। ये उसका नाम था जिसने इसके बारे में बताया था। इसने फॉस्फोरस ब्रॉन्ज वायर का यूज किया था, उसके बारे में भी हम बताएंगे, उसकी प्रॉपर्टीज भी हम बताएंगे। बट इसका प्रिंसिपल क्या था, अब मैं इसका प्रिंसिपल लिख रहा हूँ। सबसे पहले तो मैंने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की डेफिनेशन लिखी है, उसके बारे में बताया है कि क्या था। ठीक है, प्रिंसिपल उसने क्या यूज किया, ये कहता है कि एक करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल तो हम पढ़ चुके हैं भाई पिछले टॉपिक के अंदर। एक करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि हम करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर चुके हैं। ठीक है, फील्ड एक्सपीरियंस the torque which depends on current
which depends on current, and coil rotate, produce angular deflection. अब ध्यान से देखिए, जो मैंने प्रिंसिपल बताया है आपको, ये प्रिंसिपल के हर पॉइंट यूज होंगे और ये हम पढ़ भी चुके हैं। बेटा ध्यान से देखो आप, तो हमने पिछले चैप्टर के अंदर ये पिछले टॉपिक के अंदर हमने क्या बताया था कि आपके पास एक करंट कैरिंग कॉइल है जिसको आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। अब मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उस पर टॉर्क एक्ट होगा, टॉर्क एक्ट होगा तो वो करंट पर डिपेंड करेगा। मैंने कल जो टॉपिक पढ़ाया था उसको ध्यान से देखना कि वो किस किस पॉइंट पर डिपेंड करता है और किस किस पॉइंट पर डिपेंड नहीं करता है। दोनों पॉइंट लिखवाए थे। मैंने कहा था कि शेप पर डिपेंड नहीं करता, अगर एरिया सेम है तो ध्यान से पढ़ लेना उसको। तो मैंने वहां पर डिपेंडेंट पॉइंट में बताया था कि करंट पर डिपेंड करता है। अगर आपने करंट को इंक्रीज कर दिया तो उसका टॉर्क इंक्रीज हो जाएगा, टॉर्क इंक्रीज होगा तो वो घूमेगा, और अगर टॉर्क इंक्रीज हो गया तो उसकी एंगुलर डिफ्लेक्शन चेंज होगी, और एंगुलर डिफ्लेक्शन को ही हमने पॉइंटर से कनेक्ट किया हुआ है। आगे हम डायग्राम की हेल्प से आपको समझाएंगे। समझ आ गया भाई? अब ध्यान से देखना, मैंने क्या कहा कि अगर हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का डायग्राम बनाते हैं तो ये कहता है कि हमारे पास सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि एक चैम्बर होता है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ हॉर्सशू टाइप मैग्नेट होती है। देखिए कंस्ट्रक्शन में लिखूंगा नहीं, पर इसी में मैं लेवल डायग्राम बनाऊंगा और उस लेवल डायग्राम से ही आपने उसको समझना है भाई। एक मिनट भाई। आपने इसको लेवल डायग्राम से समझना है भाई। देखिए मैं एक डायग्राम बना देता हूं। सबसे पहले मैं ये कह रहा हूं कि हम एक हॉर्सशू टाइप मैग्नेट लेते हैं, ठीक है। हॉर्सशू टाइप मैग्नेट बना रहा हूं, ये परमानेंट मैग्नेट है भाई। ध्यान से देखना, मैंने कहा ये नॉर्थ पोल है, ठीक है। एक और मैग्नेट बना रहा हूं मैं, वैसे आप इसमें यूं भी शो कर सकते हो, यूं कर्व शेप में है ये, ठीक है। और एक मैग्नेट मैं इधर बना रहा हूं, ये देखिए, सॉरी ये इस तरह बनानी थी यार, यूं, ठीक है। ये हॉर्सशू टाइप मैग्नेट है, ऐसे है, कवर है। मतलब जैसे कि आप ये कह सकते हो कि आप जैसे सिलेंडर का पार्ट होता है ना, उसको अंदर से एक तरफ से काट दिया, इधर से काट दिया, तो जो सिलेंड्रिकल पोर्शन बचे वो है ये। अब आपने क्या किया, इसके अंदर मैं इसको बता देता हूं हॉर्सशू टाइप मैग्नेट। जैसे घोड़े के शू होते हैं ना, नीचे से देखे होंगे यूं कर्व शेप में, उस तरह की मैग्नेट होती है ये। अब हमने क्या किया, एक कॉइल लेते हैं हम, ठीक है। उस कॉइल को हम, कॉइल तो देखिए किसी भी तरह की शेप की ले सकते हैं। हमने एक रेक्टेंगुलर कॉइल ले ली अब की बार, इस तरह से, having n number of turns, having n number of turns, और उस कॉइल को हमने ऊपर और नीचे एक चैम्बर के अंदर कनेक्ट करके रख दिया है। देखिए ध्यान से, जो ये वाला है ना, इसके साथ हमने क्या किया, मैं ये बता देता हूं। सबसे पहले हमने एक चैम्बर बनाया है यहां पर, देखना, देखो भाई, ये मैंने एक चैम्बर बना दिया। ये वेल पैक चैम्बर है,
ठीक है, ये कंप्लीट एक चैम्बर है। अब देखिए ये जो कॉइल है ना, इस कॉइल को हमने इस यहां पर एक मिरर के साथ अटैच किया, कॉनकेव मिरर है ये, और ये हमारे पास एक कॉइल है हैविंग n नंबर ऑफ टर्न्स, ये साउथ पोल है, यहां पर लेवलिंग स्क्रू है, मतलब ये पूरा लेवल में होना चाहिए भाई, ठीक है। L1 L2 मैं यहां पर लिख देता हूं लेवलिंग स्क्रू, समझ आ गया। ये कंप्लीट लेवल में होनी चाहिए, अगर लेवल में नहीं है तो हम इनको घुमाकर लेवल में कर लेंगे। अब ये यहां से एकदम पैक हो गया, ठीक है। यहां पर होता है टोर्जन हेड, हर एक का अपना अपना काम है, टोर्जन हेड, और इसको एक फोर्स ब्रॉन्ज स्ट्रिंग के साथ अटैच किया जाता है। ये किसकी है भाई, मैंने यहां पर लिख देता हूं फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिंग, उसके साथ अटैच कर दिया जाता है। क्लियर। यहां पर एक टर्मिनल है जो हम बताते हैं टर्मिनल T1, एक टर्मिनल यहां पर है T2। यहां पर मैं आपको बता देता हूं T1 एंड T2 आर टर्मिनल्स। जैसे कि आप कोई भी गैल्वेनोमीटर देखते हो तो गैल्वेनोमीटर में एक रेड और एक ब्लैक कलर का टर्मिनल होता है जहां पर आप वायर कनेक्ट करते हो, ये वो टर्मिनल है। जो ये आपके पास फोर्स ब्रॉन्ज स्ट्रिंग है ना, इससे एक वायर इसकी हेल्प से इसके अंदर से आती है और इस टर्मिनल के साथ अटैच हो जाती है। और ऑब्वियस आपको मालूम होना चाहिए कि दूसरी वायर भी फोर्स ब्रॉन्ज स्ट्रिंग के साथ यूं इसके अंदर आती है और इसके अंदर से यूं आकर इस टर्मिनल के साथ अटैच हो जाती है। मेरी बात समझ गई कि नहीं? वो यहां पर जाकर अटैच हो जाती है, ठीक है। इसके अंदर एक सिलेंड्रिकल, रेक्टेंगुलर है तो सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर लगी रहती है। क्या होती है भाई? सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर सिलेंड्रिकल होती है। अब मैंने बहुत सारे पॉइंट बता दिए, आपको याद नहीं होंगे, पर मैं आपको साथ साथ सारे पॉइंट बता देता हूं। सबसे पहले मैं कह देता हूं कि यहां पर मैंने लिख दिया PQRS। हमारे पास एक ये कॉइल है PQRS। करंट की डायरेक्शन आप कैसे भी दिखा सकते हो, आपकी मर्जी है। ये आपने कह दिया कि करंट इस कॉइल के अंदर ऐसे यूं जा रहा है। करंट की डायरेक्शन आपने दिखा दी, नॉर्थ पोल साउथ पोल आपने शो कर दिया। अब ये शो करने के बाद अब हम इसके बारे में कंप्लीट बताते हैं। हम क्या कहेंगे भाई? PQRS इज ए कॉइल, PQRS कॉइल है, इसके अंदर एक क्या है? सॉफ्ट आयरन कोर है। समझ आ गया होगा। नॉर्थ एंड साउथ पोल कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूँ। नॉर्थ एंड साउथ पोल हॉर्सशू टाइप मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट रखे हुए, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। L1 एंड L2 लेवलिंग स्क्रू है एंड दिस कंप्लीट सिस्टम इज प्लेस्ड इन ए चैम्बर। ये पूरा क्या है? एक चैम्बर है, एक कंप्लीट वेल पैक चैम्बर है। Coil is suspended with the help of a concave mirror and phosphorus bronze strip to the torsion head. T1 and T2 are two terminals. One end of the coil is connected T1 terminal and other end of the coil with the help of, ये भी हमारे पास जो है ना, इसको मैं बता देता हूँ, ये भी हमारे पास फोर्स ब्रॉन्ज हेयर स्ट्रिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है? हेयर का मतलब होता है बाल,
ठीक है, जितने आपके बाल का साइज है ना, इतनी पतली हेयर स्ट्रिंग होती है ये। अब इसके रीजन है, ये सारे के सारे पॉइंट जो भी है, इन सभी के अपने अपने रीजन है कि ये क्यों लगाए गए हैं। समझ आ गया होगा। सबसे पहली बात मैं आपसे ये कह देता हूं कि कॉइल हैव n नंबर ऑफ टर्न्स, कॉइल हैव n नंबर ऑफ टर्न्स। और कैपिटल N लिखना चाहते हो तो कैपिटल N लिख दीजिए, ठीक है। आपने क्या कह दिया, पी क्यू इज इक्वल टू एल एंड क्यू आर इज इक्वल टू बी, लेंथ एंड ब्रेथ, ये भी आप बता सकते हो। उसके बाद आपने क्या कह दिया, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ, ये भी आपने बता दिया। बी को क्या बताओगे, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, क्योंकि अब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम थ्योरी की बात कर रहे हैं। हम कंस्ट्रक्शन नहीं लिखेंगे, आप बुक से कंस्ट्रक्शन लिख लेना, समझ लेना, पढ़ लेना, पर इसमें जो जो पॉइंट यूज होने वाले हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं कि इन सभी का यूज क्यों किया गया और किस लिए किया गया। जब थ्योरी में आपको पढ़ाऊंगा उसमें। और एक हम किसका यूज करेंगे, आई, करंट पास थ्रू कॉइल, टाउ इज इक्वल टू एन बी आई ए। सारे पॉइंट हो गए मेरे हिसाब से, और एक पॉइंट और बच गया है, थीटा या अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको थीटा और अल्फा दोनों के बारे में बता देता हूँ। शायद आपको पिछले क्वेश्चन में याद होगा, थीटा हमने किसके बीच में लिया था, शायद एम और बी के बीच में लिया था। मैं कह देता हूँ, थीटा एंगल बिटवीन एम एंड बी लिया था। यहां पर मैं अल्फा एंगल और बता देता हूं, अल्फा एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ कॉइल विद बी। अब समझना है, जैसे कि आप देखिए ये जो बोर्ड है ना, ये कॉइल मानकर चलिए। आपने कहा ये मैग्नेटिक फील्ड है, हॉरिजॉन्टल है मैग्नेटिक फील्ड। अब आपने ये कहा था, पिछले में मैंने आपसे समझाया भी था कि आपने ये कहा कि भाई ये M है, जो ब्लैक पेन में आपको दिखा रहा हूं ये M है। M और B के बीच में जो एंगल है ये है थीटा, यही बोला था थीटा। मैं कह रहा हूं कि जो ये नीचे वाला एंगल है ना, नीचे, क्योंकि प्लेन तो यही है ना, प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल अल्फा है, मतलब अल्फा प्लस थीटा 90 कह सकते हो। बोलो कह सकते हो कि नहीं? तो आप यहां पर कह सकते हो, देन थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है? आपने जो बताया उससे हमने ये लिख दिया। अब हम क्या कहेंगे बेटा, व्हेन कॉइल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग लिखना है बेटा, करंट कैरिंग कॉइल, प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, देन क्या होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा। टाउ इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो बेटा, एन बी आई ए साइन 90। बोलो लिखोगे कि नहीं? या फिर साइन थीटा लिख रहे थे आप, तो साइन थीटा आपने लिख दिया, एन बी आई ए साइन थीटा। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अब एक बात ध्यान से देखिए, हमने इस थ्योरी के अंदर ये पॉइंट आपसे बता दिया। क्लियर है? अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मान लीजिए यहां पर ये कह दिया जाता है कि ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखी गई है। इफ कॉइल इज प्लेस्ड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखी गई है, थीटा क्या हो गया 90, देन टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, एन बी आई ए। हो गया? अगर यूं रखी हुई है इसी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड है तो भाई एम कहाँ हो गया, परपेंडिकुलर, और ये एंगल क्या बन गया 90।
बोलो बना कि नहीं बना? ये एंगल 90 बन गया क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इधर है और कॉइल आपकी यूं रखी हुई है। कॉइल ऐसे रखी हुई है तो क्या हो जाएगा भाई, ये तो 90 डिग्री का एंगल बना, टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा NBIA। इस केस में हम क्या कहेंगे भाई, देन रिस्टोरिंग टॉर्क एक्टिंग ऑन कॉइल। अब मैं थ्योरी समझाता हूं, इसकी कंस्ट्रक्शन जो हमने आपसे बताई थी उसका मतलब समझाते हैं कि इसका सिस्टम क्या है। सबसे पहले हमने क्या कहा भाई, हमने यहां पर इन दोनों टर्मिनल को करंट के साथ अटैच किया। जैसे इन दोनों टर्मिनल को करंट के साथ अटैच करेंगे तो करंट पास होगा और करंट की डायरेक्शन हमने यूं दिखा रखी है QPSRQ, इस तरह से। जब करंट की डायरेक्शन दिखा रखी है तो यहां से करंट नीचे आया, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ है, तो ये कॉइल क्या करना शुरू करेगी, टॉर्क प्रोड्यूस होगा, एक पर फोर्स बाहर की तरफ, एक पर अंदर की तरफ, और ये कॉइल रोटेट करना शुरू करेगी। ये अपने एक्सिस पर रोटेट करेगी। जब ये अपने एक्सिस पर रोटेट करेगी तो ये घूमना शुरू होगी। अब आप ध्यान से देखिए क्या है कि ये अटैच यहां पर है, फिक्स है यहां पर। अब ये घूमेगी तो क्या होगा कि इस फोस्फोरस ब्रोंज स्ट्रिंग के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, ट्विस्ट प्रोड्यूस होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? हम क्या कहेंगे, when torque acting on coil then coil rotate and twist produced in phosphorus ब्रॉन्ज स्ट्रिंग। जिस स्ट्रिंग पर ये लटकी हुई है उसके अंदर क्या होगा बेटा, ट्विस्ट प्रोड्यूस होगा। ट्विस्ट का मतलब उस पर बल चढ़ जाएगा। जैसे कि आप एक रस्सी को यूं घुमाते जाओ तो उस पर बल चढ़ जाएगा। अब क्या होगा, जैसे ही आप मान लीजिए इस स्विच को ऑफ करते हो, करंट बंद होते ही टॉर्क खत्म होगा, तो क्या होगा, कॉइल वापस भी रोटेट करेगी। मेरी बात समझ गए कि नहीं? मैंने ये पॉइंट बोला है कि रिस्टोरिंग टॉर्क एक्ट होगा उसके ऊपर। रिस्टोरिंग टॉर्क का मतलब है कि वो उसको जैसे जितना घुमाया ना, जैसे ही आप उसको छोड़ोगे तो वो वापस अपनी पोजीशन पर रिस्टोर होगा। किसकी वजह से होगा? क्योंकि ये फोस्फोरस ब्रॉन्ज स्ट्रिंग के साथ अटैच है। हमने क्या कहा, जो एक कॉनकेव मिरर है ना, इसके ऊपर एक पॉइंटर जुड़ा हुआ है। कॉनकेव मिरर के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, एक पॉइंटर, और उसके ऊपर सिंबल लगे हुए हैं। मैं आपको बता देता हूँ, एक डायग्राम बना रहा हूं, उससे आप समझ जाओगे। जैसे कि क्या है कि यहां पर मैंने कहा कि ये हॉर्सशू टाइप मैग्नेट है। मेरी बात समझ गए? अब क्या है कि जो पॉइंटर होता है ना, वो इस तरह की शेप में अटैच होता है और कॉइल के साथ अटैच होता है। यूं, ये पॉइंटर है, यूं अटैच होता है वो। मेरी बात समझ गए? अब मैंने क्या कहा कि जब ये यूं घूमना शुरू हो रहा है ना, तो ये पॉइंटर खुलना शुरू होगा, और यहां से जो पॉइंटर अटैच है ना, वो स्केल के ऊपर, कॉनकेव मिरर जो होता है ना, उसके ऊपर यूं स्केल बना रहता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पॉइंटर है। अब ये जितना घूमेगा ना, ये पॉइंटर उतना ही आगे जाएगा, और हम रीडिंग मान लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से। मेरी बात समझ गई कि नहीं? कि इसकी रीडिंग किस पर डिपेंड करेगी, इस पॉइंटर पर डिपेंड करेगी। ये पॉइंटर इसके साथ जुड़ा हुआ है। हम क्या कहेंगे कि भाई ये कॉइल है ना, ये कॉइल इस तरह से है, यूं n नंबर ऑफ टर्न्स इस पर यूं बने हुए हैं। अब ये कॉइल जो है, इस पर यूं मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे ये नॉर्थ पोल है, ये क्या है, साउथ पोल। नॉर्थ पोल यूं अपना मैग्नेटिक फोर्स लगा रहा है, इस तरह से। हमें पता है मैग्नेटिक फोर्स कहाँ होता है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होता है, नॉर्थ टू साउथ। अब यहां पर मैंने क्या कहा था थोड़ी देर पहले, मैं आपको ये पॉइंट भी आपको बता देता हूं। ये जो फील्ड है ना, ये यूनिफॉर्म रेडियल फील्ड होता है, यूनिफॉर्म रेडियल फील्ड। इसका एक मतलब है, हम बार बार क्या पढ़ रहे थे, ध्यान से समझिए। हमने कहा कि मान लीजिए ये हमारे पास एक कॉइल है, ठीक है। हम इस कॉइल के ऊपर फोर्स लगा रहे थे और हमने कहा था कि भाई इधर मैग्नेटिक फील्ड है B, यहां पर इसमें करंट गया
करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इस पर फोर्स इधर लगा और इस पर फोर्स इधर लगा F, इसमें करंट नीचे आ गया I, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये रोटेट कर रही है, ठीक है। अब ध्यान से समझना है, ये कॉइल इन दोनों फोर्स की वजह से F1 और F3 की वजह से रोटेट कर रही है। F2 और F4 तो एक दूसरे से क्या हो गए थे, नेगलेक्ट हो गए थे, यही समझ रहे थे ना। आप एक बात बताइए, क्या ये हर पॉइंट पर टॉर्क सेम लग रहा था यहाँ पर? नहीं बेटा, आपने क्या किया, यहाँ रोटेट किया तो टॉर्क बदल गया, क्योंकि एंगल बदल गया, यहाँ और बदल गया, यहाँ और बदल गया। इस एंगल को फिक्स रखने के लिए व्हेन कांस्टेंट torque acting at every time on coil, कांस्टेंट टॉर्क लगे हर टाइम कॉइल पर, सो दैट रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड। इसलिए हमने क्या अप्लाई किया, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड विच एक्ट्स अलोंग रेडियस एंड ऑलवेज परपेंडिकुलर। देखिए ध्यान से बेटा, ये स्फेरिकल नेचर है, स्फेयर है, ये कॉइल कितनी भी घूम जाए, ये रेडियस के अलोंग यूं लग रहा है। आपको पता है कि इसके सरफेस पर तो हमेशा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर, ये चाहे कैसे भी घूम जाए। अरे स्फीयर है, ऐसा है, अगर ये फेस आ गया तो भी परपेंडिकुलर है, ये फेस आ गया तो भी परपेंडिकुलर है, कहीं पर भी टच हो जाए ये फील्ड तो हमेशा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। अगर मान लीजिए ये नहीं होता रेडियल, मतलब मैं आपको बता देता हूं, इफ कॉइल इज रेक्टेंगुलर, अगर कॉइल रेक्टेंगुलर है then soft iron core is, जो सॉफ्ट आयरन कोर है वो कैसी होगी बेटा, सॉफ्ट आयरन कोर इज सिलेंड्रिकल। इफ coil इज सर्कुलर, अगर आपने सर्कुलर ले ली, देन सॉफ्ट आयरन कोर इज स्फेरिकल। मतलब जैसे कि देखो, ये कॉइल है आपके पास, n नंबर ऑफ टर्न्स हैं इसके बहुत सारे, आपने क्या किया, सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर इसके बीच में रख दिया, यूं सिलेंडर रख दिया। मेरी बात समझ गए? अब यहां से जो भी मैग्नेटिक फील्ड जाएगा, ध्यान से समझना है, ये मैग्नेटिक फील्ड हमने इस तरह का यूं लिया हुआ है, ठीक है। इस तरह का है, तो देखिए ये जो सिलेंडर बना है ना, ये क्या है, इस पर हमेशा क्या लगाएगा, परपेंडिकुलर ही तो फोर्स लगाएगा, इसकी रेडियस पर ही तो होगा हमेशा, ये चाहे कितना भी घूम जाए, क्योंकि कॉइल के साथ सॉफ्ट आयरन कोर भी घूमेगी। आपने कहा कि हमारे पास सर्कुलर है, ये सर्कुलर कॉइल है, अब आपने इसके अंदर एक स्फेरिकल सॉफ्ट आयरन कोर रख दी, स्फेरिकल सॉफ्ट आयरन कोर। अब ये कैसे भी घूम जाए, यहां पर क्या लगेगा, हमेशा रेडियस की तरफ लगेगा कि नहीं, ये जो हमने अभी अभी दिखाया। तो ये क्या हो गया, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हो गया। क्या हो गया भैया, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो आपका आंसर यही होना चाहिए कि व्हेन रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड in a moving coil galvanometer, then torque acting at every condition and every situation is maximum and constant, कि हर पॉइंट पर मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो देखिए, हमने इस कंस्ट्रक्शन में क्या क्या बताया, परमानेंट मैग्नेट के बारे में बता दिया, कॉइल के बारे में बता दिया, और सॉफ्ट आयरन कोर के बारे में बता दिया कि अगर रेक्टेंगुलर है तो सिलेंड्रिकल होगी और अगर सर्कुलर है तो स्फेरिकल होगी। इसको हमने कॉनकेव मिरर के साथ अटैच कर दिया, जिसके साथ एक पॉइंटर लगा रहता है, जितनी कॉइल घूमेगी पॉइंटर उतना ही आगे जाएगा।
फोर्स ब्रॉन्ज स्ट्रिंग के साथ टॉर्जन हेड के साथ कनेक्ट कर दिया। अब टॉर्जन हेड का काम क्या है, जैसे ये ट्विस्ट होगी, बार बार ये घूमती रहेगी, जितनी बार घूमेगी आपको पता है इसका साइज छोटा होना चाहिए, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के बाहर निकल जाएगी। तो हम टॉर्जन हेड से उसको यूज करके इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डाल सकते हैं। दूसरा, ये लेवलिंग स्क्रू का यूज क्यों किया बेटा, मान लीजिए अगर मान लीजिए यहाँ से नीचे है और यहाँ से ऊपर है, तो बेटा ये तो टेढ़ी हो जाएगी ना, जो तिरछी लटक जाएगी। ये कॉइल है, कॉइल तो ग्रेविटी के इफेक्ट से फिर वो यहाँ जाएगी, और ये मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में लगना चाहिए था वो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल पर नहीं लग पाएगा, इसलिए इन लेवलिंग स्क्रू का यूज किया गया था। ठीक है, टर्मिनल आपको पता ही है कि करंट पास करने के लिए हमने T1 T2 टर्मिनल के साथ अटैच किया है। समझ आ गया। अब ध्यान से समझिए कि मैंने ये कहा कि भाई हम ये कहते हैं कि ये कॉइल है ना, अब इसके ऊपर अगर हम परपेंडिकुलर की बात करते हैं तो बेटा यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है। हमने क्या कहा कि इसका जो एरिया वेक्टर है ना वो यहाँ है, ये एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर या मैग्नेटिक मोमेंट भी कह सकते हो। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में होता है मैग्नेटिक मोमेंट, तो एरिया वेक्टर और इनकी डायरेक्शन में क्या होता है, थीटा। और मैंने कहा था मैग्नेटिक फील्ड और जो प्लेन एंगल है वो क्या होता है, अल्फा। ये आपने समझना है। अब ध्यान से देखिए, जो हमने इस कॉइल के अंदर बताया था, हमने कहा था कि भाई ये कॉइल है, ये कॉइल की डायरेक्शन है जिसको हम बी लिखते हैं। हमने कहा एक फोर्स यहाँ पर लगा, एक फोर्स यहाँ पर लगा, जिसकी वजह से ये क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। हमने क्या कहा था कि ये एंगल क्या है बेटा, थीटा, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला था। हमने क्या कहा था, ये बी साइन थीटा है, यही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ली थी हमने। अब उसके बाद हमने इसका सॉल्यूशन किया था। चलो देखिए, हम जो मेन बात बताना चाहते हैं, हम कहते हैं कि हमारे पास टॉर्क प्रोड्यूस हुआ, हम ये भी कहते हैं देन रिस्टोरिंग टॉर्क produced in moving coil a force bronze string and tau restoring is directly proportional to alpha। मतलब प्लेन, जैसे ये कॉइल अल्फा एंगल से घूम गई, मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रही है, अल्फा। ये मैं लिख चुका हूं पहले, एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ कॉइल विद बी। भाई कॉइल हमारी यहाँ थी, अल्फा एंगल से थोड़ा सा एंगल से यूं घूम गई, तो अल्फा एंगल से घूमी, जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तो जितना वो ट्विस्ट कर रही है, हम यहाँ ये भी कह सकते हैं अल्फा इज द ट्विस्टिंग एंगल, अल्फा इज ट्विस्टिंग एंगल, एंगल ऑफ कॉइल विद मैग्नेटिक फील्ड। ये भी आप बता सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रही है, अल्फा एंगल बना रही है। अब ये कॉइल जैसे रोटेट हो गई, अल्फा एंगल बनाया, देन टाउ रिस्टोरिंग इज इक्वल टू के अल्फा। के को हम क्या कह देंगे बेटा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कॉल्ड टॉर्जन कांस्टेंट। क्या कहेंगे इसको, टॉर्जन कांस्टेंट के नाम से बताएंगे, और रिस्टोरिंग कांस्टेंट भी कह सकते हैं हम इसको। क्या कह सकते हैं भाई, रिस्टोरिंग कांस्टेंट। समझ आ गया। रिस्टोरिंग कांस्टेंट को हम टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। देखिए आप, क्योंकि आपने क्या कहा, के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टाउ अपॉन अल्फा। जितना टॉर्क प्रोड्यूस हुआ और कितना घूमा, जितना घूम रहा है उसी के अकॉर्डिंग तो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये क्या है, कांस्टेंट है, दैट इज टाउ अपॉन अल्फा है। टाउ अपॉन अल्फा मतलब टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट हो गया कि नहीं, टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। समझ आ गया, टाउ अपॉन अल्फा। मैंने केवल इसी को ही लिखा है और कुछ नहीं है। अब उसके बाद देखिए हम क्या कहेंगे भाई, रिस्टोरिंग टॉर्क एंड टॉर्क बोथ आर कांस्टेंट, बोथ आर सेम, देन टाउ रिस्टोरिंग इज इक्वल टू टॉर्क। जितना रिस्टोरिंग टॉर्क होगा वही तो टॉर्क होगा। अब रिस्टोरिंग टॉर्क क्या है हमारे पास, के अल्फा इज इक्वल टू एन बी आई ए। ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। यहाँ से हमने अल्फा निकाल दिया तो क्या आ गया, एन बी आई ए अपॉन के।
कि ये कितना ट्विस्ट करेगी, अल्फा एंगल ट्विस्ट करेगी। और दूसरा पॉइंट हम यहाँ से क्या कह सकते हैं बेटा, आई की वैल्यू निकाल सकते हैं। आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, के अपॉन एन बी ए अल्फा। मतलब ये बेटा देखो सारे के सारे कांस्टेंट हैं, के अपॉन एन बी ए इज इक्वल टू कांस्टेंट और इज इक्वल टू जी, और इसको कहेंगे गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। क्या कहेंगे इसको, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। समझ आ गया होगा। अगर ये गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है तो आई इज इक्वल टू जी अल्फा हो गया। मैंने इसको क्या कहा बेटा, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट का नाम मैंने इसलिए दिया क्योंकि के हमारे पास रिस्टोरिंग कांस्टेंट था, एन नंबर ऑफ टर्न्स है, बी मैग्नेटिक फील्ड, ए एरिया ऑफ कॉइल, ये सारे के सारे पॉइंट कांस्टेंट है। मींस आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा। दैट इज हम ये कह सकते हैं करंट प्रोड्यूस्ड इन कॉइल या करंट गिवन टू कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्विस्ट प्रोड्यूस्ड इन कॉइल। मतलब आप ये कहते हो कि हम कॉइल के अंदर जितना करंट देंगे, गैल्वेनोमीटर के दोनों टर्मिनल को हमने जिससे कनेक्ट किया वहां से करंट जितना बढ़ेगा अल्फा उतना ही बढ़ जाएगा। और अल्फा जितना बढ़ेगा, अल्फा का मतलब क्या है, ट्विस्ट, रोटेट करना, और जितना वो रोटेट करेगा पॉइंटर उतना ही आगे जाएगा और रीडिंग हम उतनी नोट कर पाएंगे। मेरी बात समझ गए कि नहीं। तो इसको क्या बोला जाता है भाई, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट भी बोला जाता है, और एक इसका नाम और है भाई करंट रिडक्शन फैक्टर, एंड also called current reduction factor। समझ आ गया, इसको करंट रिडक्शन फैक्टर भी बोलते हैं। समझ आ गया होगा। अगर हम जी की वैल्यू निकालें तो क्या हो गया बेटा, आई अपॉन अल्फा। मतलब जी की वैल्यू निकालना चाहें तो हमारे पास जी इज इक्वल टू क्या बोल दिया हमने, के अपॉन एन बी ए। आई अल्फा भी कह सकते हैं और के अपॉन एन बी ए भी कह सकते हैं। समझ आ गया। इट इज डिफाइंड एज द करंट विच प्रोड्यूस्ड इन ए डिफ्लेक्शन ऑफ वन स्केल डिवीजन इन द गैल्वेनोमीटर। आई करंट प्रोड्यूस्ड, करंट गिवन टू द, यही तो हमने लिखा है, करंट गिवन टू द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्विस्ट प्रोड्यूस्ड। मतलब इन दोनों का जो रेशियो है वही हमारा गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है। समझ आ गया होगा। अब काफी सारे पॉइंट हमारे दिमाग में आते हैं। क्या क्या दिमाग में आ रहे हैं कि सर ने यहाँ पर फोस्फोरस ब्रॉन्ज स्ट्रिंग का यूज क्यों किया, यहाँ पर भी फोस्फोरस ब्रॉन्ज स्ट्रिंग का यूज क्यों किया। ये लेक्चर काफी लंबा हो गया, तो मैं अगले लेक्चर में इन सभी के पॉइंट्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एंड, और इन सभी के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। थैंक यू।